वेलकम टू अन अकेडमी गाइस। इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे एक चीज शेयर कर दूं, जो सो कॉल्ड यूपीएससी के एजुकेटर्स बने हुए हैं यूट्यूब पर, जब भी कभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे क्वेश्चन आता है वो लोग पल्ला झाड़ देते हैं। मैंने अक्सर देखा है, जो लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ाते हैं वो कहते हैं क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आया था। जो लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहे हैं, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, वो इसे इंडियन पॉलिटी वाले के पाले में डाल। अगर आप पीवाई क्यूज देखेंगे और ये वाला सेशन आप मेरा देखेंगे, तो मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं कि इस सेशन के बाद आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इस चीज का भी आप इंश्योर करता हूं आपको कि आगे आने वाले क्वेश्चंस जो भी आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस सेशन के बाद आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। आपको पल्ला नहीं झाड़ना पड़ेगा ये क्वेश्चन आया कहां से। एक और चीज आपको बता दूं कि हम अक्सर मॉडर्न इंडिया जब पढ़ते हैं, हम पता करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एज ट्रेडर्स इंडिया में आए। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद कैसे वो रियल मास्टर्स बनते हैं बंगाल के। कैसे ट्रेडर्स अब इंडिया को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली कंट्रोल करना शुरू कर। हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ इवेंट्स पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली 1857 से लेकर 1947 तक, कि कैसे हमारा भारत देश, प्यारा भारत देश आजाद हुआ। इस सेशन में जो इन इवेंट्स के पैरेलल में इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क चल रहा था, जो अंग्रेज इंडिया में लॉ बना रहे थे, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाना चाह रहे थे, के बारे में जान आपको ये बताएंगे कि कैसे इन सब चीजों ने हमारे संविधान को रूप देने में बहुत अहम भूमिका। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दूं ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर। बहुत अच्छे से इसे देखिए। ये स्ट्रक्चर तब से 1600 से लेके 1773 तक ईस्ट इंडिया का स्ट्रक्चर ये था। ये वही टाइम है जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, इंडिया में आई, और एकदम से हमने देखा कि कैसे इंडिया में वो एक बड़ा पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर बन गई। तो इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर क्या था? इंग्लैंड में क्वीन थी। क्वीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर इशू किया था मोनोपोली का, कि आप इंडिया में ट्रेड करिए। 1600 में, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, डिफरेंट तरीके से इंडिया के 3 पावर सेंटर्स कनेक्ट किया हुआ था। इसमें बॉम्बे था, जो इन्हें डाउरी में मिला था। बंगाल था, जो आपने अभी बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर देखी, उसके बाद एनेक्स किया हुआ था। आप मद्रास देखेंगे, वन ऑफ द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स थी इनकी। इन तीनों सेंटर्स पे अलग अलग गवर्नर होता था, यानी देयर वाज ए सेपरेट गवर्नर ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। और इनके नीचे बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे। एक्चुअली ये ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर था 1600 से लेके 1773 तक। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, इसमें क्वीन है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, गवर्नर से ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 अलग अलग जगहों पे, और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल। प्रॉफिट बहुत कमाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जैसे आज हम एप्पल को बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी मानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम का एप्पल ही था, आप समझ। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, तो इस स्ट्रक्चर में आप एक चीज को मिसिंग पाएंगे। वो चीज है ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट इनिशियली इस स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट एक टी शर्ट पहन के बैठा हुआ था। इस टी शर्ट पे लिखा था अपना टाइम आएगा। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है, और स्ट्रक्चर में ब्रिटिश पार्लियामेंट इनिशियली बाहर है। स्ट्रक्चर में क्वीन है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्वेस्टर से, नीचे गवर्नर से, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास और बहुत सारे ब्रिटिश। अब हुआ ये कि जो ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, इनके करके कंपनी लॉस में भी जा रही थी। पता है कैसे? यही ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जिन्होंने इंग्लैंड में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर इंडिया से सामान बेचते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को
जो सब्सिडीज़ दी हुई थी ब्रिटिश एम्पायर ने, उसका यूज़ करके, उसका मिसयूज़ करके अपनी फैमिली को सामान बेचते थे इंग्लैंड में और वो लोग इनके बिहाफ़ पे ट्रेड करते थे, पैसा कमाते थे। जिसे हम लोग कह सकते हैं प्राइवेट ट्रेडिंग। तो एक तो ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स प्राइवेट ट्रेडिंग करते थे। दूसरा हमने ये भी देखा कि आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर सामान इंडिया से इंग्लैंड भेजना है तो दे हैव टू पे 0, कोई पैसा नहीं देना। बिकॉज़ आप सबने फ़ारूक सीआर फरमान के बारे में तो पढ़ा ही होगा। लेकिन इंडियन बाई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस इंडियन मर्चेंट को इंडिया से बाहर सामान भेजना है, ही हैज़ टू पे ₹200। अब होता क्या था कि इंडियन मर्चेंट के दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना ₹100 भाई साहब को दे दें, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को। ये मेरा सामान जहाँ भी भेजना है वहाँ भेज देगा। भाई को तो कोई पैसा देना नहीं है। तो ये एक ऐसी ट्रांज़ैक्शन थी जहाँ अंग्रेज़ को भी ₹100 का फ़ायदा था और हमारे इंडियन मर्चेंट को भी ₹100 का प्रॉफ़िट था। पैसे तो ₹200 देने थे। ये मिसयूज़ के करके हम लोग ये देखते हैं कि एक प्राइवेट ट्रेडिंग और ये जो इंडियन मर्चेंट्स के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी मिसयूज़ कर रही है दस्तखत का, इसके करके हमने देखा कंपनी लॉस में चली। यस, ये चीज़ आपको बताई नहीं जाती, लेकिन जो ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स पैसा कमा रहे थे, जो ये करप्शन कर रहे थे इंडिया में, इसके करके ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में जा रही। अब बोलेंगे ऐसा क्यों कैसे हो सकता है? कंपनी लॉस में और एम्प्लॉइज़ अमीर है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आप रेलवे स्टेशन जाके काउंटर से टिकट खरीदते हैं, 2 पैसा भारत सरकार के इंडियन रेलवेज़ को जाता है। लेकिन अगर आप किसी तरीके से छुप के ट्रेन के अंदर बैठ जाएँ और सीधे टीटी को पैसा दे दें, वो पैसा टीटी के जेब में जाएगा, भारत सरकार को नहीं। सेम ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स अमीर हो रहे थे और कंपनी गरीब होती। इतनी ज़्यादा गरीब होती जा रही थी कि 1770 में कंपनी 1 मिलियन पाउंड डेब्ट में थी। 1 मिलियन पाउंड आज ये बहुत बड़ी रकम है। 1770s में सोचिए कितनी बड़ी कीमत होगी 1 मिलियन। ईस्ट इंडिया कंपनी एज़ यूजुअल पहले क्वीन के पास गई, मैम हमें 1 मिलियन पाउंड आप लोन दे दीजिए। क्वीन तो लेने के लिए बैठी हुई थी इनसे, वो तो प्रॉफिट का शेयर ले रही थी। उसने तो बॉम्बे भाड़े पे चढ़ाया हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों, उसने मना कर दिया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ये नुकसान पूरा करने के लिए इन्वेस्टर्स के पास गए। बट आप खुद ही सोचिए एक कंपनी जो डूब रही है, उस पे कोई पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा? उसके बाद हमने ये देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक ही रास्ता बचा हुआ था। वो रास्ता था ब्रिटिश पार्लियामेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट से कहा, सर आप हमें 1 मिलियन पाउंड एज़ लोन दे दीजिए। आप बोलेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसे देगा? जब मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर। उनसे ब्रिटिश पार्लियामेंट से कहा कि सर आप हमें 1 मिलियन पाउंड का डेब्ट लोन दे दीजिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एकदम हाँ कर दिया। बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए तैयार थे ब्रिटिश पार्लियामेंट, लेकिन एक शर्त रखी, हम आपको रेगुलेट करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आप में से काफ़ी सोच रहे होंगे कि ये रेगुलेट क्या होता है? ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कहा कि सर ये रेगुलेट क्या हो गया? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी प्राइम मिनिस्टर और वहाँ की कैबिनेट ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से कि आप में कंपनी में करप्शन बहुत ज़्यादा है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट आपके लिए लॉ बनाएगा, ताकि वहाँ पे करप्शन को कंट्रोल कर सकें, फ्यूचर में वापस से आपको इतना बड़ा नुकसान ना हो। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ भी माँग सकती थी, वो इवन शेयर माँग सकती थी, आप ये देखिए। तो उसने ये क्यों कहा कि आप अपने प्रॉफिट में से थोड़ा-सा शेयर हमें दे दीजिए। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए,
ब्रिटिश पार्लियामेंट तो प्रॉफिट में से शेयर भी मांग सकती थी। उन्होंने ये क्यों कहा कि हम आपको रेगुलेट करेंगे, हम आपके लिए लॉ बनाएंगे ताकि फ्यूचर में ऐसी परिस्थिति आपके साथ ना आए। ईस्ट इंडिया कंपनी से ऐसा क्यों कहा? जैसे क्वीन प्रॉफिट में शेयर ले रही थी, वैसे ही शेयर ले लेते। इसका एक प्राइम एग्जांपल मैंने आपको कुछ टाइम पहले दिया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट शुरू से ये सोच रहा था कि हमें किसी भी तरीके से इस ट्रेड का पार्ट बनना है। वहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये इसलिए कहा कि हम लॉ बनाएंगे क्योंकि उनका जो अल्टीमेट मकसद था वो था कंपनी को डिस्ट्रॉय करना। जो ये कंपनी आ रही है इंडिया की कड़ी में, प्रॉफिट की कड़ी में, वो तोड़ना और खुद उसका पार्ट बनना। अब आप बोलेंगे कि इसमें लॉ कहां से आया? ब्रिटिश पार्लियामेंट खत्म करना चाहती है अगर कंपनी को, तो उन्होंने ये क्यों कहा कंपनी से कि हम आपके लिए लॉ बनाएंगे? आप इमेजिन करिए, देयर इज ए जिनी। आपको एक चिराग मिला, आपने चिराग घिसा, एक जिनी सामने है। आप जिनी से क्या मांगेंगे? ऑफ कोर्स आप में से कुछ लिखेंगे कि हम लोग पैसा मांगेंगे, ये रूम भरकर पैसा। आप सोचिए, आपने पैसा मांगा, शाम को मोदी जी आ गए, बोला मित्रों, और वो सब नोट रद्दी के भाव हो गए। क्या करेंगे आप? इसीलिए आपको एक चीज जाननी है कि दुनिया में सबसे पावरफुल चीज अगर कोई है, दैट इज द पावर टू मेक लॉ। ब्रिटिश पार्लियामेंट को यानी ब्रिटिश सरकार को यह पता था कि हम लॉ बना बना के इस कंपनी को इतना वीक कर देंगे कि एक टाइम पे कंपनी खत्म ही हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी। ईस्ट इंडिया कंपनी इसके लिए एग्री कर गई और ब्रिटिश पार्लियामेंट हैप्पी था क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता था कि उसने लॉ बना बना के अब सेंट्रलाइजेशन कर। देखिए, दो वर्ड आप याद रखिएगा। एक वर्ड है सेंट्रलाइजेशन, दूसरा वर्ड है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइजेशन होता है जब सारा पावर आप एक हाथ में दे दें। डिसेंट्रलाइजेशन होता है जब पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर। जो टूल ब्रिटिश पार्लियामेंट यूज करने वाला था कंपनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो था सेंट्रलाइजेशन। वो सारा पावर अपने हाथ में लेकर कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहता। अगर आप अभी देखेंगे तो अभी कंपनी का जो पावर है वो फैला हुआ है। जैसे ऊपर क्वीन है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, और इनके नीचे बहुत सारे ब्रिटिश ऑफ। दिस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉ बना बना के, आप याद रखेंगे वर्ड, सेंट्रलाइजेशन कर। याद रखिएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट जब सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट कर लेगा तब इंडिया कॉलोनाइज हो जाएगा। यानी पूरा पावर जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में आ जाएगा, इट विल बी कॉलोनाइजेशन। यानी आपको ये चीज याद रखनी कि सेंट्रलाइजेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, द ट्रिगर पॉइंट फॉर कॉलोनाइजेशन। और जब लोगों को पावर वापस देना शुरू करेंगे, इट्स कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब कंप्लीट हो जाएगा, इट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि पूरी की पूरी आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो इस चार फोटो में। ब्रिटिश पार्लियामेंट सेंट्रलाइजेशन करेगी, 1773 में स्टार्ट करेगी सेंट्रलाइजेशन करना, 1833 में सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। तंग आकर इंडियंस रिवॉल्ट करेंगे 1857 में, फिर पावर वापस देना शुरू करेंगे 1858 से, और 1947 में हमें डेमोक्रेसी हो, आजाद हो जाए। यही चीज आपको समझानी है मैं, कि आपका बेसिकली जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये टॉपिक है जिसे पता नहीं लोग क्यों इतना कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। यही चार फोटो पूरी का पूरा टॉपिक है। तो जैसा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा था कि लोन तो आप ले लीजिए, लेकिन हम आपको रेगुलेट करेंगे। इसी कड़ी में जो पहला एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट लेके आती है, फर्स्ट एक्ट जो लेकर आती है, दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1770। पहला एक्ट था। इट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अभी तक ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा नहीं है, पर आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि इट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से। हुआ क्या, ऊपर पहले क्वीन थी, अभी भी है। नीचे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अभी भी है। तो कार्टर दिया था 1600 में।
अब अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एक नया ऑफिस बनाया गया जिसे बोला गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉप शेयर होल्डर्स थे। कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉप शेयर होल्डर्स थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में से टॉप शेयर होल्डर्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उठाया, उनकी एक बॉडी बनाई, जिसे बोला गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी हम इस बॉडी के थ्रू नजर रखेंगे कंपनी के ऊपर। पहली चेंज जो आई वो ये थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। इट वाज द बॉडी ऑफ टॉप शेयर होल्डर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट वाज रिस्पॉन्सिबल, जैसे मैंने कहा, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। दूसरी चेंज, पहले मैंने आपसे कहा, पहले यहां पर देखिए, यहां पर आपको कोई भी सीओडी नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे सीओडी आ गया। यहाँ पे 3 गवर्नर्स थे, इंडिपेंडेंट थे बेचारे। अब क्या हुआ? द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दूसरी चेंज, पहली चेंज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना, टॉप के शेयर होल्डर्स थे। इसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट जो अब तक बाहर था, वो भी पार्ट बन गया अब स्ट्रक्चर का। दूसरी चीज कि गवर्नर ऑफ बंगाल को अब एलिवेट की गई उसकी पोजीशन, कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। Vernon Hastings became the first Governor General of Bengal। और जो बाकी दो थे, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, उन्हें सबॉर्डिनेट रखा गया गवर्नर जनरल ऑफ, और इनके नीचे बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर। दिस वाज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग वाज अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, which is very important, the Supreme Court of Calcutta was established। Under regulating act of 1773, Supreme Court of Calcutta, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा बना, जिसमें टोटल 4 जजेस थे, एक चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस। सर इलाहे एमपे आप सुनेंगे, पहले चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के। इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की ज्यूरिसडिक्शन में इंडियंस भी थे और ब्रिटिश ऑफिशियल। अगला पॉइंट जो आप याद रखेंगे कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा हैड ज्यूरिसडिक्शन ओवर बोथ इंडियंस एंड ब्रिटिश। ओके, तो अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। दूसरी चेंज, पहली चेंज थी हमारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लंदन में बैठते हैं, कंपनी के टॉप के शेयर होल्डर से ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल। दूसरा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तीसरा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, 1+3, एक चीफ जस्टिस थे, 3 अदर जजेस थे। पहले चीफ जस्टिस थे सर इलाए एमपे। अब ये देखिए कि ये जो मद्रास का गवर्नर है, बॉम्बे का गवर्नर है, सबॉर्डिनेट है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आते, वो आंसरेबल है अपनी एक्शन। और यहीं से ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, जो इंडियंस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता को भी आंसरेबल। अब आप सोचिए कि एक बॉडी, एक बंदा दो दो बंदों को आंसरेबल है, क्या हाल होगा है ना? कभी इस ब्रिटिश ऑफिशियल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बुला रहे कि भाई इधर आ जा, तेरे पास इतना पैसा कहां से आया। कभी इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बुला रहे कि भाई इधर आ जा, तेरे पास इतना पैसा कहां से आया। सो इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ऑफ कोर्स रिवोल्ट भी किया कि हमारे साथ सही नहीं हो रहा। ब्रिटिश पार्लियामेंट को छोटी सी अमेंडमेंट करनी पड़ी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उन्हें लाना पड़ा अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। इसे सेटलमेंट एक्ट भी बोला जाता है, इसे हम लोग सेटलमेंट एक्ट भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, जो ब्रिटिश सर्वेंट्स थे, दे वर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। यानी अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंतर्गत बना, जिसके अंडर इंडियंस भी थे और ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी थे, अब इसके अंडर खाली इंडियंस होंगे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स नहीं होंगे। तो अगर आप देखेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि दिस वाज ए गुड स्टेप, लेकिन अगर आप
बहुत अच्छे से पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, थोड़ा-सा आप थोड़ी-सी भी नॉलेज रखते हैं, तो इट इज़ एन क्लासिक एग्जांपल ऑफ सप्रेशन ऑफ पावर। ये सप्रेशन ऑफ पावर हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की। इट्स नॉट अ गुड स्टेप। ओके, तो सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 मेन बात क्या थी कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को एग्जेम्प्ट। एक और चीज याद रखिएगा कि इंडियंस को, क्योंकि इंडियंस अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की जुरिस्डिक्शन में थे, इंडियंस को एडमिनिस्टर किया जाता था बाय देयर रिलीजन लॉ। जो हमारे रिलीजन होगा इंडियंस का, जो हमारे रिलीजन का लॉ होगा, उसी के हिसाब से हमें एडमिनिस्टर करता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एज पर सेटलमेंट एक्ट ऑफ 17। लेकिन अगर आप ढंग से स्ट्रक्चर देखेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो ये कहा था कि कंपनी को हम खत्म कर देंगे लॉ बना के। पावरफुल चीज है हमारे पास, लेकिन कंपनी तो अभी भी वही थी। सीओडी 1773 के एक्ट में हमने देखा बना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 के एक्ट में बना। दिस इज जनरल एयर। ओके, देयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता आल्सो सेम लॉ में बना। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तो अभी भी यही है ना, कंपनी तो खत्म हुई नहीं। पार्लियामेंट बहुत ही पावरफुल एंटिटी है। हमने रिसेंटली जो पाकिस्तान पे अटैक किए, हम देख सकते हैं कि एक सरकार, एक पार्लियामेंट कितना पावरफुल है। यहां पर हमें वो ताकत दिख नहीं रही थी। 1773 में हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट आया, अभी 1781 है, इट हैज बीन 8 इयर्स, 8 साल हो गए, कंपनी तो खत्म हुई नहीं। आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट इस सेशन का पढ़ना है हमने, जिसे हम लोग कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। वो पढ़ने से पहले आपके साथ एक चीज शेयर कर दूं। आपको पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो ऑफलाइन में बच्चे फेस करते हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो टीचर के साथ स्टक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो ऑफलाइन क्लासेस का माहौल होता है, उसी के साथ बच्चे को भी अपना स्टडी टाइम उसी हिसाब से डिवोट करना पड़ता है। इसीलिए अन अकेडमी एक सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बन रहा है, जितने भी एस्पिरेंट्स उनकी, क्योंकि हमारी एक सब्सक्रिप्शन से आप किसी भी बैच में किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। क्लासेस रिकॉर्ड भी हो जाती है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी देख सकते हैं। मेंटरशिप सेशंस है, 1 टू 1 अगर आपको कुछ डाउट्स क्लियर करने उसके लिए। जैसे बायलिंगुअल में भी है द मंजिल इवेंट, आगाज इवेंट, नी बैच। हिंदी में भी है द परम बैच, संभव बैच। इंग्लिश के लिए भी है द इग्नाइट बैच। एंड ये बैचेस 2026, 27, 28 एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए। आपका ये चीज याद रखिए कि अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स की तरह है। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले ली, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, किसी भी बैच में। जो लोग इस बार मॉक ड्रिल देने वाले प्रीलिम्स को, उनके लिए हमने मॉक ड्रिल लेके आए। 13 टू 15 में, 16 टू 17 में जीएस और सी सेट के टेस्ट होंगे, 9:30 और 2:30। 18 में एक महा टेस्ट जीएस और सी सेट के एक साथ, 9:30 से 2:30। फुल डे टेस्ट है, ऑल इंडिया रैंकिंग्स आएंगी, बायलिंगुअल टेस्ट है। ये आपको हेल्प करेगा कि आप और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। आपको अगर बैचेस में पढ़ना है, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले ली और आपको लगता है कि अभी भी फीस बहुत ज्यादा हेफ्टी है, वैसे मैं आपको बता दूं, सबसे कम फीस है बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने के लिए। आपके लिए अनअकैडमी एक और चांस लेके आया। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट मई 18 को हो रहा है, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। इसमें आपको 100% ऑफ स्कॉलरशिप मिलेगी, अमेजॉन किंडल, आईपैड्स, हेडफोन्स, स्मार्ट वॉचेस, ये सब भी इस बार का जो रिजल्ट आया, मैंने जैसा कहा आपसे कि 80 प्लस स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से थे, 300 प्लस स्टूडेंट्स हमारे इंटीग्रेटेड एंड बाकी प्रोग्राम्स को मिला के थे। द बिग थिंग। ओके, अवेल कीजिए, अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो नाउ वी विल सी द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स एक्ट लाने वाले थे पिट्स द यंगर। ये इंग्लैंड के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके फादर भी, ही हैज आल्सो बीन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। पिट्स बहुत परेशान था यार कि कंपनी खत्म ही नहीं हो रही।
पिट्स ने क्या किया, जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोगों को घर लेते हैं, घर के बाहर नेम प्लेट लगी होती है। जैसे मेरे घर के बाहर मेरी नेम प्लेट लगी हुई है। वो मेरी पोज़ीशन बता रहा है कि ये जो घर है, ये मेरी पोज़ीशन है। जैसे आजकल जेन ज़ी लोग कहते हैं, माय लाइफ माय रूल्स। ये मेरी पोज़ीशन है, ऑफ़ कोर्स मेरे हिसाब से रहेगी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पहला ऐसा एक्ट था, जिसने ये कहा कि ब्रिटिश कंपनी की जो टेरिटरीज़ हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज़ है इंडिया में, बेसिकली दीज़ आर ब्रिटिश पोज़ेशंस इन इंडिया। अब ये सोचिए कि पहली बार ऐसा कहा गया फॉर द फर्स्ट टाइम, पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की आप टेरिटरीज़ देख रहे हैं, ये बॉम्बे, ये मद्रास, ये बंगाल और बाकी, ये ब्रिटिश पोज़ेशंस है इंडिया में, ये हमारी है। सेम बात, माय लाइफ माय रूल्स। यानी इनके लिए हम खुद लॉ बनाएँगे, हम खुद ज़िम्मेवार हैं इनके लिए। पहली बार किसी ने ऐसा कहा था। अब इन्होंने कंपनी की फंक्शंस को रिड्यूस कर दिया। जैसे अब इन्होंने कहा कि कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस को अलग-अलग करो। आपको एक चीज़ बता दूँ, क्या चीज़ बता दूँ? पहले क्वीन, पिछला स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा। क्वीन ने कार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईयर याद रखिएगा 1600 को। 1773 में कंपनी के टॉप के शेयर होल्डर्स का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना, जो रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने क्या किया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स को उठाया और उनकी एक अलग से बॉडी बनाई, जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं हम इसे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसे सीओडी के ऊपर रख दी। ये बॉडी सीओडी के ऊपर रहेगी। इसके नीचे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया में 1773 में बने थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता साइड पे है ही, जो खाली इंडियंस के ऊपर जिसकी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर होते थे, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, 4 मेंबर्स होते थे प्रिवी काउंसिल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहा गया कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं, ये वाली जितनी भी इंडिया में अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की आप करेंगे। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब कंट्रोल ले लिया अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वही करेगा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया कि अब आप सिर्फ कमर्शियल देखिए, आप अपनी बिजनेस देखिए। इंडिया में जितने भी सिविल और मिलिट्री फंक्शंस है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी सीओडी को बोला गया कि आप कमर्शियल देखिए, बिजनेस देखिए, आप कंपनी आप कमर्शियल कीजिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो सारी अपॉइंटमेंट्स भी करेगा, के साथ साथ वो सिविल भी देखेगा एंड मिलिट्री भी देखेगा। दिस वाज द पिट सिटी। तो अगर मैं वापस से आपको बोलूं, तो पिट्स इंडिया एक्ट वाज द फर्स्ट एक्ट जिसने ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज है ना इंडिया में, बेसिकली ब्रिटिश पोजेशन है, हमारी, माय लाइफ माय रूल्स। उसके साथ इन्होंने ये किया कि कंपनी को वीक करने के लिए उसको कहा कि जो आपकी सीओडी बनी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमने 1773 में बनाए थे, आप सिर्फ कमर्शियल देखेंगे। इंडिया में सिविल और मिलिट्री फंक्शंस आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे, जिसके मेंबर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट से आएंगे, जिसमें एक एक्सचेकर होगा, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, 4 मेंबर्स और होंगे। ये एक बॉडी होगी। सीओडी को हर वो काम करना है जो बीओसी बोलेगा, मना नहीं कर सकते। और यही लोग इंडिया में जितनी अपॉइंटमेंट्स है वो तो देख रहे हैं कि 1 मिलियन पाउंड कितना महंगा पड़ रहा है। आप खुद ही सोचिए। ओके, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी यहीं पर है, टूटी नहीं है। और सब ये सोच रहे हैं कि दीवार टूट क्यों नहीं रही। इतना टाइम हो गया, इतने हमने एक्ट्स बना दिए, हमने तो इसके फंक्शंस तक वीक कर दिए, तो भी टूट नहीं रहा। फिर एक और हमने लाया, कार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब आप देखेंगे एकदम से, अगर मैं आपको बताऊं, तो आप नाम चेंज देखेंगे, कार्टर। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अभी पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ा होगा कि ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, जो कंपनी की टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस है, माय लाइफ माय रूल्स, इसीलिए इसका नाम अब आप कार्टर देखेंगे। ओके, आपका आई होप
रेगुलेटिंग में पहले रेगुलेट थे, शरीफ थे, बाहर बैठे होते चुप करके। अब बिल्कुल अंदर घुस चुके हैं, तो अब कार्टर हो गए, अब फॉर्मल हो गए। गवर्नर इस कार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को और ज्यादा पावर्स दिए गए, सेंट्रलाइजेशन बढ़ाई गई। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मकसद था वो था ही कि सेंट्रलाइजेशन बढ़ा दो ताकि कॉलोनाइजेशन हो जाए, इंडिया हमारे कब्जे में आ जाए पूरा। सेंट्रलाइजेशन बढ़ाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली भी बढ़ाई, क्योंकि कंपनी पैसा बहुत कमा रही थी, ब्रिटेन की इकोनॉमी में बहुत एड ऑन कर रही थी। यहां पर एक और चेंज लाई गई, ये कहा गया कि जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना है फिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स जो इंडिया में सिविल और मिलिट्री फंक्शंस देखेंगे, इनकी सैलरी अब इंडियन रेवेन्यू से आएगी, यानी जो कंपनी का रेवेन्यू वही आएगा। क्लियर? उसके बाद ये भी बोला गया कि जितनी भी कंपनी की अपॉइंटमेंट्स होंगी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहा है, उसे क्राउन से अप्रूव करवाना है, क्वीन भी उसे अप्रूव करेगी। तो कहीं ना कहीं उसे एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दिया जा रहा है ताकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सीओडी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए उसको एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। एक और चीज कही गई कि कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, जो अभी भी लगे हुए थे प्राइवेट ट्रेडिंग में लीगली, उन्हें कहा गया कि आप ट्रेड करो, लेकिन आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, कि हम लोग प्रिविलेज बोलेंगे। वो लाइसेंस लो, ट्रेड करो। तो कहीं ना कहीं उन्हें फॉर्मल इकोनॉमी में लाया जा रहा है। पहले तो चोरी चुपके कर रहे थे, अब उन्हें कहा गया कि ट्रेड करो, लेकिन आप लोग जब ट्रेड करोगे यू नीड ए लाइसेंस, कि हम लोग प्रिविलेज बोलेंगे। अब इस इवेंट के बाद हुआ ये कि ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इंडिया से शिफ्ट मारा चाइना में। इस इवेंट के बाद ओपीएम ट्रेड चाइना में करने लग गए ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय। के बाद एक बड़े दर्शक का जो इनका जंग है वो चाइना के साथ भी चली गई इसी के बाद। तो कार्टर एक्ट ऑफ 1793 में मैंने आपसे कहा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया, सेंट्रलाइजेशन बढ़ाई गई। सीओडी 1773 में बन चुका था, सबसे ऊपर क्वीन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉप के शेयर होल्डर सीओडी थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल था सीओडी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के टॉप के मेंबर्स, कुछ मेंबर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल में थे, जो कंपनी के सिविल और मिलिट्री फंक्शंस देखते थे, कमर्शियल देखते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही अपॉइंटमेंट्स करता था नीचे तक, सारी की सारी, क्राउन उसको अप्रूव करता था। गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर मद्रास, अब इनके पास इतना ज्यादा पावर नहीं था, लेकिन ये सबॉर्डिनेट थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। इनके नीचे बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जिनको अब लाइसेंस दिया गया कि आप ट्रेड कर सकते हैं, प्राइवेट ट्रेडिंग। साथ में 1773 में ही हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बना हुआ था। बताइए जल्दी से कमेंट करके यहाँ के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। इसके अंतर्गत इंडियंस आते थे जो रिलीजन लॉ से गवर्न होते थे। रिलीजन हो गया सर। ऐसे ही आपको भी फ्लो चार्ट बना बना के रिवाइज करना है। अब आता है वो कार्टर एक्ट जो रीजन बनता है फॉर रिवॉल्ट ऑफ 1850। एग्जाम में पूछा भी गया एक बार कि कहीं ना कहीं कार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बहुत बड़ी भूमिका रही है रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, से प्रूव करिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कार्टर एक्ट ऑफ 1813 की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। कार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। आपने अभी पढ़ा 20 साल तक एक्सटेंड हुई थी, यहां आपने अभी पढ़ा 1793 में 20 साल तक एक्सटेंड हुई थी। उससे उस मोनोपोली को आप कार्टर एक्ट ऑफ 1813 में खत्म कर दिया गया, एक्सेप्ट टी एंड अफीम इन चाइना, टी इन इंडिया एंड अफीम इन चाइना, इन दो प्रोडक्ट्स को छोड़ के कंपनी की मोनोपोली कंप्लीटली नहीं था। देखिए अगर एग्जाम में आपसे पूछ रहे हैं कि कंपनी की मोनोपोली को कंप्लीटली एंड किया, ये गलत है। कार्टर एक्ट ऑफ 1813 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यहां पर अबॉलिश किया गया था एक्सेप्ट फॉर टी एंड ओपीएम। कंप्लीटली कब होगा वो भी अभी बता दूंगा। तो काफी पिछली बार एक क्वेश्चन था, तो किसी स्टूडेंट ने मेरे से प्लस क्लास में पूछा कि सर, क्वेश्चन मैंने पूछा तो उसने कहा कि ये तो सही है सर, आपने ही पढ़ाया कि कार्टर एक्ट ऑफ 1813 एक
कंप्लीटली अबॉलिश कर दिए। कंप्लीटली वर्ड कन्फ्यूजन होता है। कंप्लीटली का मतलब 100% खत्म करना। आप यहाँ देख रहे हैं 100% खत्म नहीं हुआ। चाय और अफ़ीम पे अभी भी है। कंपनी की जहाँ मोनोपोली खत्म हुई एक्सेप्ट फॉर टी एंड अफ़ीम, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि इंडियन टेरिटरीज पे और रेवेन्यू पे आप कंट्रोल कर सकते हैं अगले 20 साल और, यानी 1833 तक। क्योंकि कंपनी एकदम से नुकसान में तो नहीं जा सकती। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने साफ-साफ कहा था कि हमारे लिए एकदम से इट्स नॉट ओपनिंग द डोर कि आपने पहले हमें मोनोपोली दे दी कि अंदर आ जाओ, अब आप मोनोपोली खत्म कर रहे हो तो बाहर चल जाओ। वी नीड सम, एक टाइम पीरियड चाहिए हमें, कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए। वो 20 साल के ने दे दिया कि अभी भी रेवेन्यू आप ले सकते हैं लेकिन मोनोपोली नहीं है। यानी अब और भी ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ट्रेडर्स आके इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। कार्टर एक्ट ऑफ 1813 की पहली चीज ये थी कि कंपनी की मोनोपोली जो थी अबॉलिश हो गई। दूसरी ये थी कि इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया कि आइए आप इंडिया में प्रचार करिए, ईसाई धर्म फैलाइए। कहीं न कहीं तब की क्रिश्चियन मिशनरीज का ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर बहुत बड़ा असर था। उनके इन्फ्लुएंस में ये लाया गया। ये क्रिश्चियन मिशनरीज जब इंडिया में आएँगे धर्म प्रचार के लिए, तो सबसे पहले जब फ्रंट लाइन जो हमारी है, ब्रिटिश सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स, उनसे आके मिलेंगे। उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो जब हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रीजंस लिखते हैं, उसमें हम लोग रिलीजियस रीजंस भी लिखते हैं, तो ये एक आपके सामने जो कार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ही है। दूसरी बात ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया कि अपने प्रॉफिट में से जो अगले 20 साल आप और होल्ड करने वाले हैं, आप पैसा खर्च करेंगे फॉर द वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ इंडिया। तो स्प्रेड करेंगे आप वेस्टर्न एजुकेशन। इंडियंस को आप वेस्टर्न एजुकेशन दें। ये भी आप देखिए एक बड़ा रीजन है, क्योंकि इंडियन जब वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ेगा, वेस्टर्न बुक्स पढ़ेगा, वेस्टर्न थॉट्स के थ्रू एनकाउंटर होगा, उसे पता चलेगा कि डेमोक्रेसी क्या है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? ये रिपब्लिक क्या है, ये वोटिंग क्या होती है, इलेक्शंस क्या होती है, इंग्लैंड में क्या सिस्टम है, यूएसए में क्या है, वाज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको भी तो हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं। दिस वाज आल्सो द रीजन फॉर रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद। 1813 में एक और चीज हुई कि स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया इंडिया में। पॉइंट यहाँ लिखा नहीं है, आप नोट कर सकते हैं कि स्लेवरी वाज कंप्लीटली अबॉलिश्ड। दो इंडिया में एक फ्रीक्वेंट नहीं थी स्लेवरी, बट स्टिल कुछ कुछ जगह प्रेवलेंट थी एंड इट वाज अब। तो कार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या हुआ? कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया जो 1600 में से मिली हुई थी, एक्सेप्ट फॉर टी एंड अफीम। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 1773 में बने थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स जो एक्सरसाइज करते थे अपना कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था पिट्स इंडिया एक्ट में। ये इंडिया में सारी अपॉइंटमेंट्स करते थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब देखेंगे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो बाकी थे उन सबका। देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, 1773 में बना हुआ था। खाली इंडियंस जिन्हें अब वेस्टर्न एजुकेशन मिलेगी उनको कंट्रोल करेगा। यही सब दो रीजंस भी आप पढ़ते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की कि कंपनी अभी भी वही है। ये देखिए, भले ही उसकी मोनोपोली खत्म होगी एक्सेप्ट फॉर टी एंड अफीम ऑफ कोर्स, लेकिन कंपनी अभी भी यही है। तो क्वेश्चन स्वाभाविक है, दीवार टूट क्यों नहीं? ये दीवार टूटी क्यों नहीं? इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाई जिसको हम लोग कहते हैं मैकलॉय कमेटी। अब मैकलॉय कमेटी जवाब ढूंढेगी, भाई साहब ये दीवार टूट क्यों नहीं रही, कंपनी खत्म क्यों नहीं हो रही। 20 साल का टाइम पीरियड ओवर हो गया जो ब्रिटिश कंपनी को दिया गया था। वी नाउ हैव कार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट में सेंट्रलाइजेशन इंडिया की कंप्लीट हो जाती है। क्यों होती है मैं बता दूंगा। सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट होती है भाइयों, यानी इंडिया में कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होती है। इंडिया में कॉलोनाइजेशन स्टार्ट, इसमें
इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट होती है क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जल्दी से कमेंट में मेरे को बताइए, वो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल एक था, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास जो थे, कानून बनाने का जो पावर था मद्रास के गवर्नर के पास और बॉम्बे के गवर्नर के पास, वो भी अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक कमर्शियल बॉडी रही नहीं, अब एक नॉर्मल कंपनी है। मतलब उसके पास मोनोपोली नहीं है। आई मीन टू से कि अब उसके पास वो मोनोपोली वाली कमर्शियल बॉडी नहीं है, एक नॉर्मल कंपनी जैसे है। जैसे बाकी कंपनियां ट्रेड कर रहे हैं, वैसे ही ट्रेड। मैंने आपसे कहा था कि ये दीवार टूट क्यों नहीं रही थी, कंपनी टूट क्यों नहीं रही थी। इसका जवाब मैकोलाय भाई से पूछा गया था। मैकोलाय ने कहा भी हम करते प्रबंध। मैकोलाय से पूछा गया था कि भाई साहब ये जो कंपनी है ये टूट क्यों नहीं रही है, इतने साल हो गए भाई, अब तो 60 साल होने को आ गए, कंपनी खत्म ही नहीं हो रही। तो मैकोलॉय ने एक चीज ऑब्जर्व की कि जितने भी ये नीचे के सिविल सर्वेंट्स थे, इनकी जो रिक्रूटमेंट होती थी वो कॉन्वेनेंट थी। यानी एक कॉलेज था इंग्लैंड में जिसे हम कहते हैं हेल्सबरी कॉलेज। खाली उसी कॉलेज के बच्चे जो है सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते थे और वही इंडिया में आकर ब्रिटिश ऑफिशियल्स बनते थे। ये जो हेल्सबरी कॉलेज था, इट वाज फंडेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स कभी भी वो चीजें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट उन्हें करने को कह रहे हो करते ही नहीं थे, इंप्लीमेंट ही नहीं करते थे। और सरकार आपका नमक खाया है। इसीलिए मैकोलॉय ने कहा कि हमें जो ये कंपटीशन है इसे ओपन करना पड़ेगा। इंडियंस भी आप दे सकते हैं। आप सोचिए कि मैकोलॉय कितना सही था कि नीचे बैठे ऑफिशियल्स ने 1854 तक इसको इंप्लीमेंट नहीं होने। फाइनली ये चीज ओपन कंपटीशन 1854 में इंप्लीमेंट हुई, लेकिन इट वाज सेट इन द कार्टर एक्ट ऑफ 1833। कंपनी की मोनोपोली खत्म है। 1833 में हाल देखते हैं, कंपनी की मोनोपोली खत्म है। 1600 मिली थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ चुके हैं अब। ओके, बाकी स्ट्रक्चर वही है। तो कंपनी अब नॉर्मल जैसे कंपनी होती है वैसे ही थी। जल्दी से एक पीवाईक्यू का लीजिए, पूरे आपको 5 सेकंड दे रहा हूं। By which of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? अभी आपने किया कार्टर एक्ट ऑफ 1833। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। अब आगे रिवॉल्ट ऑफ 1857। ऑफ कोर्स जब भी आप लोगों की पॉलिटिकल तरीके से पॉलिटिकल मेथड्स यूज करके लोगों की सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक राइट्स के साथ छेड़ेंगे, कोर्स द पीपल विल रिबेल। ऐसा ही हुआ रिवॉल्ट ऑफ 1857। सिंस पूरे इंडिया में नहीं थी, अगर हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 का स्ट्रक्चर देखें, पूरे इंडिया में नहीं थी। इट वाज नॉट स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया। पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में ही हम लोग देखते हैं और थोड़ा सेंट्रल इंडिया में हम लोग देखते हैं कि देयर वाज अ रिवॉल्ट ऑफ 1857। साउथ इंडिया में हम लोग इतना नहीं देखते। और कोई प्लानिंग नहीं थी, अगर आप देखेंगे कोई एक फिक्स एम नहीं था इनका, जिसे हम मकसद कहते हैं। फिक्स मकसद नहीं था इनका, कोई भी कहीं जा रहा है। बस द रिवॉल्ट वाज सप्रेस्ड। 1858 आते आते रिवॉल्ट को सप्रेस कर लिया गया था। 1858 में एक इवेंट होता है, नवंबर 1, 1858। एक इवेंट होता है जब क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेम की जाती है। ये लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग, अगर आपसे कोई पूछे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। ये इलाहाबाद में प्रोक्लेमेशन पढ़ रहे, सुनो सुनो सुनो, क्वीन विक्टोरिया अब एम्प्रेस है इंडिया की। और ये कहा गया कि अब कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास पावर ट्रांसफर हो चुका है। इसको फॉर्मली कंपनी से क्राउन जो ये चीजें ट्रांसफर हुई, इसको फॉर्मलाइज करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक
लॉ भी बनाया जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850, रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुए, कार्टर पे आए, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850। अब इंडिया कंपनीज के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में आ चुका था। अब ब्रिटिश क्राउन को एक चीज समझ में आ गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये भूख थी उनकी कि इंडिया की और टेरिटरीज को एनेक्स करना डिफरेंट मेथड्स यूज करके, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, सब्सिडियरी अलायंस हो, इसे बंद करना पड़े। दस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में यह कहा गया कि अब हम इंडिया में फर्दर एनेक्सेशन नहीं करेंगे। यहां से दो टाइप की इंडिया हम देखते हैं जो बनते हैं, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट, जो ब्रिटिश ने कॉन्कर नहीं किए हुए थे। यहां पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उन्हें अब वाइसरॉय बोला जाएगा। लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, क्योंकि उन्हें रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे वही थे, और फर्स्ट वाइसरॉय भी वही है, लॉर्ड कैनिंग। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय एंड लास्ट गवर्नर जनरल। सेंट्रलाइज की गई एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप देखेंगे सेंट्रलाइज की गई। सेंट्रलाइज इसलिए की गई क्योंकि वाइसरॉय के अंतर्गत अब हर एक प्रोविंस में गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को लगाया गया। ये जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, अगर मैं बिल्कुल आपको बता पाऊं इसे एक बार रब करके, देखिए, आई होप अब आपको एकदम से मैं समझा दूंगा कि हुआ क्या। हुआ ये, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। अब 1858 के एक्ट की बात कर रहा हूँ, समझाऊंगा इसी चार्ट से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबॉलिश कर दिया गया। इनकी जगह एक ऑफिस बनाया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही मेंबर था वो, उसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। भी बताऊंगा उसके बारे में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया, इनकी जगह आ गए वाइसरॉय। और हर एक प्रोविंस में अब गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते और नीचे ब्रिटिश ऑफिशियल। ये चेंजेस थी जो आप पढ़ रहे हैं, यही चेंजेस है। ओके, तो ये 1858 है, 1857 है, रिवॉल्ट से पहले, ये 1858 एक्ट पास होने के बाद क्या चेंजेस है। पहले क्वीन थी, यहां भी क्वीन है। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अबॉलिश हो चुकी है, यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट आ चुका है। यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ चुका है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। He was a member of British Parliament, और इनका एक ऑफिस होता था पूरा, he had some employees also, पूरा ऑफिस था, जैसे पीएमओ होता है ऐसे इनका ऑफिस था, जिसे हम लोग कहते थे इंडियन काउंसिल। तो काफी सारे लोग, मैंने देखा इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ाते रहते, उन्हें पता ही नहीं इंडियन काउंसिल है क्या। तो आप याद रख लें कि इंडियन काउंसिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को कहा जाता था। ओके, सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया वाइसरॉय। वाइसरॉय क्वीन के अधीन है। ओके, इनके नीचे गवर्नर होते थे, अब इसके नीचे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं एंड वही ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये फैला हुआ स्ट्रक्चर था, लुक एट इट, एंड ये बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसीलिए अगर हम लोग देखते हैं तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को कहा जाता है एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया। एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया, क्योंकि स्ट्रीमलाइन हो चुका है एडमिनिस्ट्रेशन, आंसरेबल और रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। देखो, देखिए आप, ब्रिटिश पार्लियामेंट क्वीन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को वाइसरॉय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जितने भी गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है, वाइसरॉय को, ब्रिटिश ऑफिशियल्स अपने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट। तो एक चेन बनी आंसरेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 8। मैंने आपसे कहा था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 को अपनी आंखों से देखा था लॉर्ड कैनिंग ने। इंडिया के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1858 वाज पास जो थे वो लॉर्ड स्टैनले थे। बड़ी फनी है थोड़ा, लेकिन मैं बता दूं कि कैनिंग भैया ने अपनी आंखों से देखा था कि इंडिया में हुआ क्या है, कैसे बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची है, बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची हुई है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये नहीं कह रहे कि अगर हमें इंडिया में लंबा टाइम तक अगर राज करना है ना, तो मेरे पास एक स्कीम, लॉर्ड कैनिंग स्टैनले को स्कीम बता रहे थे। इन्होंने इन्हें बताया कि अगर हमें इंडिया में लंबे टाइम तक राज करना है
तो हमें इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले आपसे कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोई आपसे पूछेगा पावरफुल चीज क्या है, तो आप बोलिए लॉ मेकिंग। तो इन्होंने कहा कि इंडियंस को हम लॉ मेकिंग का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एकदम नहीं बनाएंगे, कुछ पार्ट्स में बनाएंगे। मैं बताऊंगा कैसे बनाएंगे। तो ये काम करने के लिए, इंडियन को लॉ मेकिंग से जोड़ने के लिए, इन लोगों ने एक सिस्टम लाया जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट। लेकिन ना, इंडियन काउंसिल एक्ट से ये लोग अचीव क्या करेंगे? 1857 रिवॉल्ट से पहले एक और कार्टर एक्ट आया था जिसे हम कहते हैं 1853। इस कार्टर एक्ट में अगर हम देखेंगे तो लेजिस्लेशन को अलग किया गया था। एक बॉडी बनाई गई थी जिसे हम कहते हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम था लॉ मेकिंग इंडिया के लिए करने। यानी कोई भी आपसे पूछेगा कि इंडिया में मिनी पार्लियामेंट कब आया, तो आप बोलेंगे कार्टर एक्ट ऑफ 1853, क्योंकि इसी कार्टर एक्ट ऑफ 1853 में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल आया, व्हिच वाज आल्सो कॉल्ड एज इंडियन पार्लियामेंट, जिसका काम था लेजिस्लेशन करना इंडिया के लिए। कैनिंग का मानना यह था कि इंडियंस को इसका पार्ट बनाते, जब इंडियन लॉ मेकिंग का पार्ट बनेंगे तो फील करेंगे कि हाँ, ये हमारा अपना है। यही प्रोसेस स्टार्ट हुई। पहले इंडियन काउंसिल एक्ट लेके आए 1861 में। देखिए, एकदम से ये इंडिया में इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। जैसे हमारे यहाँ इलेक्शंस होती है यूनिवर्सल हेल्थ फ्रेंचाइज से, कोई भी वोट दे सकता है, कोई भी इलेक्शन खड़ा हो सकता है जो एलिजिबल है, वैसे ही करेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें लंबे टाइम तक टिकना है। दे विल गिव इन स्टेप्स। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ने ये फैसला किया कि हम 3 इंडियंस को जो है नॉमिनेट करेंगे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो जो इंडियंस नीचे बैठे हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है, ओ हाँ, हमारे 3 इंडियन भी बैठे हुए हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। वो नॉमिनेटेड थे। वो थे सर दिनकर राव, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला। ये 3 इंडियंस थे जिन्हें पहले नॉमिनेट किया गया। तीनों, अगर आप देखेंगे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिशर्स के साथ थे, सपोर्ट में थे। चलिए, 3 इंडियंस पहली बार जा चुके हैं। सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में नॉमिनेटेड थे 3 इंडियंस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में पोर्टफोलियो सिस्टम भी आया। जैसे आज पोर्टफोलियो सिस्टम होता है मंत्रालय में मोदी जी के, वही वो भी आया। एक फाउंडेशन हुई कैबिनेट सिस्टम। इसी पोर्टफोलियो सिस्टम के बाद जो इंडिया में आया अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसके बाद इंडिया में फाउंडेशन हुई कैबिनेट सिस्टम की। इसमें, इसी इंडियन काउंसिल एक्ट में वाइसरॉय को पावर भी मिले कि वो ऑर्डिनेंसेस तक इशू कर सकते, कैन इवन इशू द ऑर्डिनेंसेस। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन काउंसिल एक्ट, किस इंडियन काउंसिल एक्ट में प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस, सॉरी, वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने के पावर दिया गया, इट वाज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। पोर्टफोलियो भी इसी में आया, डिपार्टमेंटाइजेशन भी इसी में आया, कैबिनेट भी इसी में आया। तो ये तीनों चीजें इसमें। बट इसके बाद एक इवेंट हुआ। हम लोगों ने देखा कि 1885 में कांग्रेस बन गई। कांग्रेस ने बोला कि यार, ये जो इंडियंस 3 जा रहे हैं, इनके पास तो कोई पावर ही नहीं है भाई साहब, कोई पावर नहीं। ये तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ब्रिटिश। लॉ लाने की बात तो दूर है, मोशन और रेजोल्यूशन लाने की बात तो दूर है, ये तो क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते, ना इंडिया के बजट के बारे में पूछ सकते। कांग्रेस जब बनी तो इंडियंस को एक वॉइस मिली। तो कांग्रेस ने कहा नॉमिनेशन हटाओ, इंडियंस को इलेक्शन करके दो। लेकिन ब्रिटिशर्स का माइंड क्लियर था, उन्हें पता था कि हमने सब कुछ इंडियंस को एकदम से नहीं देना है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया। ऑफ कोर्स, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस इसका एक बड़ा रीजन था। इसमें इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए। डायरेक्ट इलेक्शन अभी भी नहीं दिए। यह कहा गया कि इंडियंस को इलेक्ट किया जाएगा इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनडायरेक्टली बाय ट्रेड यूनियंस, यूनिवर्सिटीज एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और ये जो इंडियंस इलेक्ट होंगे, दे कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन द बजट। दावा नहीं ला सकते, मोशन रेजोल्यूशन नहीं ला सकते, पर हाँ क्वेश्चन पूछ। तो आपने अभी देखा, पहले हमने किया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें नॉमिनेट हुए थे इंडियंस। फिर आया 1892, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस आए। याद कर लीजिएगा, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
ट्रेड यूनियंस एंड यूनिवर्सिटीज वोट करते थे। फिर हमें पता है 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, 1906 मुस्लिम लीग बनी। इन दो चीजों के बाद जो जितने भी यहां पर इवेंट्स हुए मॉडर्न इंडिया में, जो प्रोटेस्ट चले, तो मुस्लिम लीग का बनना, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद जो इवेंट्स हुए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में पहली बार प्रावधान आया कि इंडियंस को आप डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे इंडियन सी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जैसे आज होता है। लेकिन सबके पास वोटिंग राइट्स नहीं, लिमिटेड फ्रेंचाइज होगा। प्रॉपर्टी और एजुकेशन देखा जाएगा, उस हिसाब से हम लोग वोटिंग राइट्स देंगे। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या इंडियंस ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाया इंडिया में? नहीं लाया। हमेशा लिमिटेड फ्रेंचाइज लाया, कुछ ही चुने हुए लोगों को एजुकेशन के बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप देखेंगे वोटिंग राइट्स होते थे। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल 16 से अब 60 मेंबर हो गए, जिसमें 1861 में कहा गया था नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे, 1892 में इंडायरेक्टली इलेक्टेड भी होंगे, और 1909 में डायरेक्टली इलेक्टेड। जब ये 1909 का एक्ट आया, इसे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय कौन थे। मुस्लिम लीग बन चुकी थी और डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के अंतर्गत इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम्स को, यानी मुस्लिम्स अब सेपरेटली अपना बंदा चुन सकते हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और वहां पर सिर्फ जहां जहां पर ये सेपरेट इलेक्टोरेट होगा वहां पर मुस्लिम्स ही वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सेपरेशन की, जो बाद में पार्टीशन का भी रीजन बना, वो ये मोरले मिंटो रिफॉर्म्स था। ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था, बीज यहीं से बोया गया था डिवाइड एंड रूल का, जो आज तक नफरत है हमारे मनों में। ओके, सो वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, इंडिया ऐसा नहीं था। बंगाल वॉज प्योरली यूनाइटेड नेशनलिस्ट। आप पुरानी मूवमेंट्स देख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग बनती है, देन वी सी ए सेपरेशन, देन वी कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे राइज ऑफ जिना, बहुत कुछ हुआ इसके। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मोरले एंड मिंटो वर द फादर ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसी एक्ट के अंतर्गत एक इंडियन को भी वाइसराय एग्जीक्यूटिव में लिया गया। वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट इंडियन थे जो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे। इन्हें एज ए लॉ मेंबर लिया गया। तो 1909 के बाद we saw one more event, that was Delhi Darbar 1911. किंग जॉर्ज फिफ्थ को प्रोक्लेम किया जाता है एज द एम्परर ऑफ इंडिया। 1911 ही वो टाइम है जो कलकत्ता से दिल्ली इंडिया का कैपिटल शिफ्ट होता है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो किया गया था उसे रिवर्स किया जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो बीज बोना था नफरत का, काम तो ये कर चुके थे। इसके बाद अगला इवेंट 9 जनवरी 1915, गांधी जी का अराइवल होता है इंडिया में। अब एक नया फेज स्टार्ट होगा गांधीयन। गांधी जी की डिमांडों के बाद वी सॉ ब्रिटिशर लेके आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गांधी जी के आने के बाद जो ये कांग्रेस था, जो मोस्टली टाउन के लोग, जिसे हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं, वो जो जुड़ी हुई थी कांग्रेस के साथ, उनकी डिमांड्स देख रहे थे। अब गांधी जी के आने के बाद रूरल इंडिया इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आने से पहले एक और इवेंट हुआ। क्या इवेंट हुआ? 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश ने यह कहा कि हम इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे। इसे अगस्त डिक्लेरेशन कहा जाता है। यही जो अगस्त डिक्लेरेशन है, इसी को मद्देनजर रखते हुए मोंटेग्यू कैम्सफोर्ड, मोंटेग्यू और कैम्सफोर्ड, लॉर्ड मोंटेग्यू और लॉर्ड कैम्सफोर्ड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइसरॉय, ये लोगों के टाइम पे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। जब भी हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम ये लोग ये देखते हैं कि देयर शुड बी ए सेपरेशन ऑफ पावर।
देयर शुड बी ए सेपरेशन ऑफ। तो पहली बार यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर लाने का अटेम्प्ट हुआ। जैसे आज सेपरेशन ऑफ पावर है, आप शेड्यूल 7 खोलिए, वहां पे आपको 3 लिस्ट मिलेंगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंडिया में डायरकी है। अब डायरकी है क्या, ध्यान से देखिएगा। समझिए लिस्ट ही आई, एक थी फेडरल लिस्ट, दूसरी थी प्रोविंशियल लिस्ट। फेडरल लिस्ट के सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंतर्गत रखे गए थे, जिसपे वाइसरॉय साहब साइन करते थे। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस नॉमिनेटेड इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू जाते थे, लिमिटेड फ्रेंचाइज था। प्रोविंशियल में जो सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे, जिसे आज हम स्टेट सब्जेक्ट्स कहते हैं, उन्हें दो हिस्सों में बांटा गया था। एक थे ट्रांसफर्ड, एक थे रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड वालों पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी अब प्रोविंसेस में भी इलेक्शन होते थे। जैसे आज स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते, तब प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव में भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी चुनाव होते थे। वो लोग ट्रांसफर सब्जेक्ट्स देखते थे। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, जिसमें इंपॉर्टेंट थे, जैसे पुलिस हो गया, रेवेन्यू हो गया, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब रिजर्व में रखा गया था और इसे वापस से वाइसरॉय के अंदर। यानी क्लियर कट जैसे आज सेपरेशन ऑफ पावर है, वैसी क्लियर कट नहीं था। एक फेडरल लिस्ट थी, एक प्रोविंशियल लिस्ट थी। फेडरल लिस्ट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाइसरॉय के अंतर्गत, और प्रोविंशियल लिस्ट में स्टेट्स को दो हिस्सों में बांटा गया था, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड वालों पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बोला गया था, आप उनके चुनाव कराए गए थे, वहां इंडियन चुने जाते, उन्हें बोलते थे आप बनाओ। कुछ सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है उसे रिजर्व में रखा गया, तो अभी भी वाइसरॉय के अंतर्गत। यानी परफेक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं था, डायरकी आया था। ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार। प्रोविंसेस में तो चुनाव हुए जो मैंने बताया भी। बाइकैमरलिज्म आया। बाइकैमरलिज्म क्या हो गया, जैसे आज हमारे पार्लियामेंट में लोअर हाउस, अपर हाउस, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में पहली बार इंडिया में आया। लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल, अपर हाउस द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, प्रोविंसेस की वॉइस था। लेकिन ये आज की तरह नहीं था। आज अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, हाँ फर्क तो है ही थोड़ा, लेकिन ऑलमोस्ट आज लोकसभा और राज्यसभा सेम पावर है ऑलमोस्ट उनका। लेकिन तब अपर हाउस जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत, इट वाज ओनली एडवाइजरी। इट वाज ओनली एडवाइजरी, यानी जो भी चीज आ रही है, अगर आप देखेंगे, आधी आधी आ रही है। सेपरेशन ऑफ पावर भी आया तो डायरकी आया, इनकम्प्लीट आया। बाइकैमरलिज्म आया तो वो भी पूरा नहीं आया, वो भी इनकम्प्लीट आया। प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, अपर हाउस वाज एडवाइजरी। अब ये कहा गया कि 3 मेंबर्स, टोटल 6 मेंबर्स होते थे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव में, उसमें से 3 इंडियंस होंगे, लेकिन जो कमांडर इन चीफ है, जिसके अंतर्गत आर्मी थी, वो इंडियन नहीं हो सकता। 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया गया था, अब वो एक्सटेंड हुआ था सिख्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस को। उसके बाद सरकारी नौकरियां करवाने के लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनी थी, जो बाद में जाके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर यूपीएससी बनेगी। सेंटर और प्रोविंसेस के बजट को अलग कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की जो वर्किंग है, ये हम 10 साल बाद देखेंगे। लेकिन गांधी जी ने मूवमेंट छेड़ दी थी। उससे पहले पीवाईक्यू देख लीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। In the Government of India Act 1919, the functions of the provinces were divided into reserved and transferred. Which of the following subjects were treated as reserved? यानी कौन से वापस वाइसरॉय के अंतर्गत थे? Administrative of justice, local governments, land revenue, पुलिस। आपको बताना है इसमें से कौन से रिजर्व थे। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस रिजर्व था, लैंड रेवेन्यू रिजर्व था, पुलिस रिजर्व था, 134। खाली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज ट्रांसफर्ड, ये प्रोविंसेस को एक्यूज भी आया हुआ है। 10 साल के बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को देखना था, लेकिन आपने इसी टाइम पे, अभी हिस्ट्री में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, वहां पर देयर इज गोइंग ऑन व्हाट वी कॉल एज अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इतना ज्यादा असर हुआ ब्रिटिश के ऊपर कि उनको 2 साल पहले ही साइमन कमीशन को बुलाना पड़ा, जो कि जिसके चेयरमैन सर जॉन साइमन थे। सारे मेंबर्स इंग्लिश थे। उन्हें बोला गया था कि आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने कार्य कैसे किया, लेकिन क्योंकि इसके सारे मेंबर्स इंग्लिश थे, तो ब्रिट इंडियंस जो थे, उन्होंने बाइकआउट किया इसका। लेकिन तो भी साइमन कमीशन काम करता रहा, इंडिया में काफी सारे लोगों से मिला, वर्किंग देखी, और एक वाइट रिपोर्ट तैयार की, जो सबमिट की इसने 1930 में।
इस व्हाइट पेपर जो रिपोर्ट इन्हें सबमिट की, इसी के आधार पर बना हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस व्हाइट पेपर की डिस्कशन के लिए इंडियंस को, क्योंकि इंडियंस इसका पार्ट नहीं थे, साइमन कमीशन को उन्हें बायकॉट किया था, उनको इनवाइट किया गया इंग्लैंड की सरकार द्वारा कि आइए आप इंडिया में, नहीं लेकिन इंग्लैंड में आके बात करते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है। कांग्रेस ने केवल एक ही अटेंड की, वो भी गांधी जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कांग्रेस को। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुई। इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि 2 बंदे थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, एक थे भीमराव अंबेडकर साहब और तेज बहादुर सप्रू साहब। अंबेडकर साहब के कहने पर तब के इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड, तो 1909 में सेपरेट इलेक्टेड मुस्लिम्स को मिला था। 1919 में मैंने आपको कहा था सिख्स, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, उनको एक्सटेंड हुआ। रामसे मैकडोनल्ड ने अलग से ऑर्डर पास किया आफ्टर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में, और सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास, हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, अब उन्हें एक्सटेंड किया गया। तो अब 1932 में जो हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट है वो मुस्लिम्स के पास है, सिख्स के पास है, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, और उसके साथ साथ हम लोग ये देखते कि इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू डिप्रेस्ड क्लास। गांधी जी नाराज हो गए, येरवड़ा जेल में अनशन में बैठ गए। अम्बेडकर साहब को जाके मिलना पड़ा, पूना पैक्ट हुआ, एंड गांधी जी एग्रीड एक्सटेंडेड सपोर्ट टू दिस कम्युनल अवार्ड। फिर आता है जो व्हाइट पेपर डिस्कशंस हुई, जो रिपोर्ट आई, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डिस्कशंस हुई, इसके आधार पे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा जो संविधान है तकरीबन तकरीबन कट कॉपी पेस्ट, बहुत ही कम चीजें हैं, मतलब जो हमने कहीं बाहर से ली हुई है। मैक्सिमम जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है इट इज बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैं ये गलत नहीं हूं अगर मैं ये बोलूं कि मैक्सिमम प्रोविजंस जो है हमने यहीं से कॉपी की। उस टाइम का सबसे बड़ा एक्ट था ये। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन का जिक्र था कि प्रिंसी स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया को मिलाया जाए, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाए, जो कि गांधी की एक डिमांड थी। लेकिन प्रिंसी स्टेट्स ने मना कर दिया, कह रहे हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तैयार की सॉरी तैयार की जो कि सेंटर में प्रोविंसेस में आई हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में उसे अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन सेंटर में लाया गया। यानी सेंटर में अभी भी कुछ सब्जेक्ट थे जो वाइसरॉय के अंतर्गत रखे गए थे। जो सब्जेक्ट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, वैसी ही लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आ गई थी। देयर वाज अ प्रॉपर, बोलेंगे फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यानी कंकरेंट लिस्ट इंट्रोड्यूस ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुई थी। इलेक्टोरेट बढ़ाया गया, तकरीबन इंडिया की 10% पॉपुलेशन के पास वोटिंग राइट्स थे, यूनिवर्सल नहीं था अभी भी, आएगा भी नहीं। 11 में से 6 प्रोविंसेस इंडिया में थे, वहां पर बाइकैमरलिज्म लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की जगह फेडरल कोर्ट बनाया गया, जिसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस भी थी, अपीलेट जुरिस्डिक्शंस भी थी। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बनाया गया, तो आज तक हमारे पास है। प्रोविंसेस में भी पब्लिक सर्विस कमीशन बना। आपने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब सेपरेट इलेक्टोरेट इस एक्ट के अंतर्गत वुमेन को भी दिया गया। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछेगा डिप्रेस्ड क्लास, तो आप बोलेंगे इट वाज गिवन बाय द रामसे अवार्ड। 2021 का सवाल है, मोंटेगो केम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन अबव एज ऑफ 21। ऑल को तो कभी किया ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 gave women reserve seats in legislature. This is true. B only. अभी आपने की। देन द फाइनल एक्ट के बाद हम आजाद हो जाएंगे, क्लास भी ओवर हो जाएगी और हम इंडिया भी आजाद हो जाएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसमें इंडिया को ये कहा गया कि 2 डोमिनियंस बनेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान। ब्रिटिश रूल इंडिया में एंड किया गया। कहा गया कि दोनों डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान जो आजकल वॉर में है, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज बना सकते हैं, अपना संविधान खुद ही बनाएंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय को अबॉलिश किया गया। जो इंग्लैंड का राजा था, जिसे तब एम्परर ऑफ इंडिया कहते थे, अब उसे खाली किंग ऑफ इंग्लैंड बोलेंगे। और ये चीज याद रखिएगा, ये कहा गया था कि जब तक इन दोनों देशों का संविधान रेडी नहीं हो जाता, यानी 26
जनवरी 1950 जब हम रिपब्लिक हुए, तो 1947 जब हम आज़ाद हुए से लेके 1950 तक, जब तक हम रिपब्लिक हुए, तब तक हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही गवर्नेंस करेंगे। तो दिस वाज़ ऑल, पूरे का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। I hope you like this class. Thanks for watching Unacademy. Have a great and wonderful day ahead of you. Thank you very much.